Hello dear students, welcome back to my channel. Dr. Devin Singh Dhami here. In the series of online lectures, today we will discuss limitations of valence bond theory, that is VBT, and some general introduction of crystal field theory, that is CFT, under the topic metal ligands bonding in transition metal complexes. Now coming on the first part, that is limitations of valence bond theory. वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बहुत सारा इसका जो भी हम यूजफुल कंट्रीब्यूशन है कि इसको की कोऑर्डिनेशन जो हम कंपाउंड पढ़ते हैं उनकी जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का काफी ये जो वेल्युएबल इंफॉर्मेशन देती है। पहली बात है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे क्या होता था कि जो सेंट्रल मेटल होता है उसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल वहां पे क्या होता है, जितने लिगेंड होंगे सराउंडिंग लिगेंड उतने ही वहां एम्प्टी करता था। देन उसके बाद लिगेंड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे आयन होते हैं जिनके पास कम से कम एक डोनर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होगा, एटम होगा उनके पास। देन इसका एज ए रिजल्ट क्या होता था कि वहां पर जब लिगेंड और मेटल के आपस में ओवरलैपिंग होती थी तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन होता था लिगेंड से मेटल की ओर, और वहां पे एज ए रिजल्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता था। इसके अलावा बहुत सारे और भी इसके पोस्टुलेट्स हैं, बट हम अभी पढ़ रहे हैं इसकी कमियां क्या क्या हैं, लिमिटेशंस। Let us discuss limitations of VBT one by one. तो फर्स्ट इसकी जो कमी थी वह है it does not explain the formation of 5 coordinate complex। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने या तो वहां पढ़ते हैं हम सिर्फ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, वो भी हो सकता है दैट मे बी आइदर स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, और 6 कोऑर्डिनेट में पढ़ते थे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बट इसमें 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को इसने डिस्कस नहीं किया। तो फर्स्ट कमी होगी यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो यह नहीं बताता है। तो सेकंड पार्ट इज स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैंने जो क्रॉस किया है वह नहीं मतलब बताता है, उस चीज को इंडिकेट कर रहा है वो। इट मीन स्पेक्ट्रा का क्या मतलब है, देखो कि यहाँ जो स्पेक्ट्रा आता है, स्पेक्ट्रा कब आता है कि व्हेनेवर कोई भी सैंपल होगा या कोई भी कंपाउंड अगर हम क्या करेंगे कि EMR के कॉन्टेक्ट में लाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वहां पे एब्जॉर्ब करके वहां इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि उसके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। बट एक्साइटेड स्टेट में वहां पर लाइफ टाइम बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल होगा वो बहुत अनस्टेबल रहता है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है ग्राउंड स्टेट में आने की होती है। तो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वह क्या करता है, एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वहां पे जो एनर्जी का जो हमें एमिशन होता है वह अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा। इस तरह के सिग्नल आते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रा। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम। तो दूसरी जो यहाँ पर इसकी जो शॉर्ट कमिंग या लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं समझा पाया वो। तो थर्ड लिमिटेशन इज दैट सेवरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर अपीयर्ड कलर टू ह्यूमन आई। तो बहुत सारे जो यहाँ पर कलर कंपाउंड होते हैं उसमें कलर के फिनोमिनन को भी यह नहीं समझा पाया था। तो यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट लिखा कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे क्रॉस किया है। क्रॉस का वही मतलब है कि यह इसको समझा नहीं पाया। तो जो यहाँ पर कंपाउंड कलर्ड होते हैं, अब देखो कलर के देखो सब कंपाउंड कलर्ड नहीं होते हैं, ओनली कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड होंगे, उसके लिए भी टेंडेंसी होगी। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो वहां पर सिर्फ एक विजिबल रेंज होती है। तो विजिबल रेंज में लाइट को क्या करेगा, जब वह एमिट करेगा तो उस ही कंडीशन पे हमें जो कंपाउंड होगा वह कलर दिखाई देगा। बट इस फिनोमिनन को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई थी, तो यहाँ पर कलर वाला भी क्लियर है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने 2 टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब किया था। वन इज वहां पे था इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल का मतलब है कि जब 3D सीरीज के या अंदर के डी ऑर्बिटल यूज होते थे, जैसे एक होता था D2sp3, एक होता था sp3d2 आउटर ऑर्बिटल। तो वहां पर एग्जैक्टली उनको भी समझा नहीं पाया। यहाँ पर देखो जो इसका अगली शॉर्ट कमिंग है, दैट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इनर एंड आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सैटिस्फैक्टरीली। तो बहुत ज्यादा वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि कौन सा कंपाउंड इनर होगा कौन सा आउटर होगा, इस पे बहुत ज्यादा इन्होंने डिस्कशन नहीं दिया है। तो नेक्स्ट जो अब लिमिटेशन है, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। वन इज टेट्राहेड्रल एंड अदर इज स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर आप समझते हैं। टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो 4 लिगेंड होंगे, 4 लिगेंड में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वह होता है 109.5 डिग्री। ये तो टेट्राहेड्रल है। बट इसी में जो 4 लिगेंड का अरेंजमेंट हो सकता है वह स्क्वायर प्लेनर में सकता है। स्क्वायर प्लेनर में आप ऐसे देखते हैं, यहाँ पर मेटल सेंटर में होता था और 4 लिगेंड यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल से वहां पर क्या रहते थे, वहां पर अलाइन रहते थे। तो कौन सा कंपाउंड देखो यहाँ पर कि अगर 4 कोऑर्डिनेटेड अगर कंपाउंड में यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स से बात करें, एक टेट्राहेड्रल भी होता है स्क्वायर प्लेनर, तो इस चीज में यह नहीं समझा पाएगी कौन सा कंपाउंड यहाँ पर टेट्राहेड्रल होगा कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा, इस चीज को भी वह नहीं बता पाया।
नेक्स्ट लिमिटेशन इज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट का मतलब समझते हैं कि कोई रिएक्शन यदि हमने ए प्लस बी से सी बनाया तो कितने टाइम पर पूरी हो रही है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। एंड मैकेनिज्म, अगर कोई यहाँ पर चेंज हो रहा है, ए प्लस बी से सी बन रहा है, तो उस इंटायर जो भी वहां पर मैकेनिज्म होगी उस चीज को वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो हम अगली लिमिटेशन कह सकते हैं कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ दी जो भी यहाँ पर कॉन्डेंसेशन कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट आता है जो वेरी इंपोर्टेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कि वेदर द गिवन कंपाउंड विल बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। इस बिहेवियर को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम इजीली समझ नहीं सकते हैं, इसके लिए फिर अगली जो थ्योरी जरूरत पड़ेगी उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट, या हम वहां पर हम एक वो भी पढ़ते थे कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन बी एन करके जो इसकी यूनिट थी। तो इस चीज को भी बहुत समझा नहीं पाया कि मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी नहीं पता। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं जो अराइज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनफिट इलेक्ट्रॉन, और ऐसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं तो जो डायमैग्नेटिज्म में अराइज होता है वह होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन पेयर विद। अब देखो पैरामैग्नेटिक का हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ द सब्सटेंस अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द external magnetic field, then the compound is said to be paramagnetic. If the compound is या substance is repelled by external magnetic field, then the complex या compound substance is said to be diamagnetic. तो इस चीज को भी वह नहीं समझा पाया था। अगला यहाँ पर था कि देखो दो लिगेंड की बात की उन्होंने कि एक वीक लिगेंड होता था। वीक लिगेंड में क्या होती थी कि वहां पेयरिंग नहीं होती थी जो इलेक्ट्रॉन की, और स्ट्रॉन्ग वाला क्या करता पेयर अप करता था अंदर जो वहां पे। तो it does not distinguish weak and strong ligands satisfactorily। तो उसमें कौन सा वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा इस चीज पे बहुत ज्यादा इसको भी समझा नहीं पाया था वो। तो ये एक अगली कमी ये भी होगी कि यहाँ पर वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को बहुत सेटिस्फैक्टरीली ये समझा नहीं पाया था। नेक्स्ट आता है जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखो इन केस ऑफ फ्री मेटल आयंस द 5 ऑर्बिटल्स ऑफ सेंटर मेटल आयंस आर डीजेनरेट। एक टर्म यहाँ पर देखो डीजेनरेट, इट लिटरल मीन्स द टेंडेंसी ऑफ हैविंग द सेम एनर्जी। देखो डिजेनरेट वर्ड बहुत बार आएगा। डिजेनरेट का मतलब होता है कि अगर सबके सब जैसे डी के पास 5 ऑर्बिटल होंगे, अगर 5 के 5 की एनर्जी यहां पर सब बराबर होगी, इसको हम क्या कहेंगे डिजेनरेट। डिजेनरेट का मतलब होता है कि इक्वल एनर्जी। अब यहां पर इस तरह देखो, वैसे आप जब सीएफटी की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर सबसे ये सीएफटी का बेसिस है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स का मतलब होगा कि अभी हम जब कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ेंगे लिगेंड और मेटल के बीच, तो लिगेंड के आने से मेटल के डी ऑर्बिटल की क्या होती है स्प्लिटिंग होती है, अलग अलग मतलब एनर्जी स्टेट में वहां पर उनकी क्या होती है ब्रेकिंग होती है। तो यहाँ पर इसके लिमिटेशन में यह स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को भी नहीं समझाता है। तो दीज वर द फ्यू ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Now coming to the next part, crystal field theory। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी केम इनटू इंटरेस्ट, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, और इनिशियली यहाँ पर हम क्रिस्टल क्यों कह रहे हैं। इनिशियली दिस थ्योरी वाज अप्लाइड टू आयनिक सॉलिड्स। देखो आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं जो हम जैसे यूनिट सेल पढ़ते हैं उसके लिए अप्लाई किया गया था। लेटर ऑन दिस थ्योरी वाज अप्लाइड टू ऑल द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड द सीएफटी वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट। एक दिया था हैंस बेद है यहाँ पर बेद एंड वान ब्लिक 1929 के अराउंड इन्होंने ये थ्योरी दिया था। उसके बाद इस थ्योरी के आने से बहुत सारी कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स के जो हम फीचर्स देखते हैं या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह एक्सप्लेन करता है। तो फर्स्ट नाउ कम टू दी पोस्टुलेट्स में आते हैं इसके पोस्टुलेट। तो पहले जो यहाँ पर पॉइंट कहता है सीएफटी की जरूरत क्यों पड़ेगी, कि सीएफटी की जरूरत इनको पड़ी जो इनके शॉर्ट कमिंग्स हैं जो ये वीबीटी नहीं बता पाया वो चीजें बताएगा सीएफटी। तो इसलिए उनके जब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है इसका, देखो द सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन सीएमए और सीएमआई इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लिगेंड होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट पे ये कहता है कि सेंट्रल मेटल आयन होगा वहां लिगेंड से सराउंड करेगा। यही कहता है कि अगर यहाँ पर कोई सेंट्रल मेटल आयन तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या होगा सराउंडेड रहेगा। पहला पोस्टुलेट यही कहता है। अब लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स आप समझते हैं कि ऐसे कोई मॉलिक्यूल होते हैं या आयंस होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक एटम ऐसा होगा कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ क्या होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, उसको डोनेट करेंगे किसको सेंट्रल मेटल को। वैसे भी हम जब यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो जो सेंट्रल मेटल के आयन जो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम होगा आयन होगा उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल होंगे या वह
एक्ट करता है लेविस एसिड की तरह, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और लिगेंड्स आर रिगार्डेड एज लेविस बेसिस, दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन। दूसरा देखो सीएफटी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सीएफटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। दो तरह के लिगेंड को यहाँ पर ये क्लासिफाई करता है। द फर्स्ट कैटेगरी इज आयनिक लिगेंड्स, जिसमें नेट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एट पॉइंट चार्जेस, उनको हम पॉइंट चार्जेस कहेंगे। एंड द अदर कैटेगरी इज न्यूट्रल लिगेंड्स, जिनमें ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, फिर भी इलेक्ट्रॉन उनके पास क्या होगा, डोनेट करने के लिए रहेगा, जैसे S2 है। दे आर रिगार्डेड एज पॉइंट डायपोल्स। अब एक पॉइंट चार्ज कहा हमने, तो वो चार्ज कहते हैं, आपने समझना आयनिक चार्ज। और डायपोल जैसे कहेंगे, डायपोल में क्या होगा, वहां पर जो उनका चार्ज सेपरेशन रहता है मोमेंट्री, नेगेटिव एंड एक और पॉजिटिव एंड हो, तो उसमें बट ओवरऑल क्या होगा यहाँ पर, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द नेगेटिव एंड ऑफ इधर पॉइंट चार्ज और पॉइंट डायपोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन। तो तभी वहां क्या होगा, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और सेम चार्ज रिपल करता है। तो यहाँ पर लिगेंड को भी देखो, यहाँ पे कैसे डिस्कस किया उन्होंने, दो यहाँ पे कैटेगरी का, आयनिक लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड को पॉइंट डायपोल का। और उनका जो नेगेटिव एंड होगा वह अट्रैक्ट रहेगा किसकी ओर, सेंट्रल मेटल आयन के पॉजिटिव चार्ज की ओर। अनलाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, in CFT there is no overlapping of atomic orbitals takes place between central metal ion and ligands। यहाँ पर सेंट्रल मेटल देखो, जो यहाँ पर क्या होगा, जो मेटल होगा उसके ऑर्बिटल और उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की कोई भी शेयरिंग नहीं होती। सबसे की पॉइंट ये भी यहाँ पर एक, वहां पर सिर्फ क्या होगा, बस एक यहाँ पर जैसे हम लिगेंड आएगा मेटल की ओर आएगा, तो वहां पर अब मेटल और लिगेंड के बीच अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होगा और रिपल्सिव फोर्स से क्या होगा, ये चीज हमें बस मेनली ये पढ़ना है। और सबसे की पॉइंट, बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज 100% आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप समझते ना इस चीज को जगह। अब यहां पर तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करता है वहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती थी वहां पर, कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती थी। बट सबसे की पॉइंट ये है कि बॉन्डिंग बिटवीन जो सेंट्रल मेटल आयन होगा और उनके बीच ये होगा, ये अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार आता है ऐसा, 100% आयनिक का मतलब हो गया वहां पर कि मेटल का नेट चार्ज अपने पास ही रहेगा और जो लिगेंड का जो नेगेटिव एंड होगा वह अपने पास ही रहेगा। बट इनमें क्या होगा, अपोजिट चार्ज के बीच सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। एज वी नो दैट आयनिक जो बॉन्ड होता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंगस्ट ऑल दी, जो नॉन फोर्सेस होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो दीज वर दी फ्यू ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसमें हमने ये कहा ना, जो इसकी जो यहाँ पर लिमिटेशन है उसको समझाने के लिए। बट उससे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हम समझने से पहले हमें, क्योंकि देखो उसमें जो उन्होंने जो मेन फोकस किया था वह सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल्स पे किया था। तो डी ऑर्बिटल्स को हमने सबसे पहले देखो यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स पढ़ना पड़ेगा कि कितने टाइप का डी ऑर्बिटल होता है। तो डी ऑर्बिटल्स के भी कुछ लोब होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ लोब्स इन स्पेस, या जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं XYZ में, उसके बेसिस पे दो तरीके के डी ऑर्बिटल को यहां पर क्या करता है, कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी यहां पर एक्सियल ऑर्बिटल्स, ये इसको हम अभी पढ़ेंगे EG कैटेगरी पे कहते हैं। यहां पर EG का मतलब है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, इट स्टैंड्स फॉर डबली डिजेनरेट। डबली डिजेनरेट का मतलब दो ऑर्बिटल में, डिजेनरेट मतलब इक्वल एनर्जी के। तो एक्सियल ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल होंगे, दीज आर द ऑर्बिटल्स हुज लोब्स लाइंग अलोंग द कोऑर्डिनेट्स। जैसे XYZ एक्सिस में ही क्या करेगा, वहां पर उनके लोब्स होंगे। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इनके जो क्या होंगे, इनके जो लोब्स होंगे, लोब्स आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस। अब जैसे इसमें देखो डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5% जो dx² माइनस y² एंड dz² होता है, वो दोनों इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर एक्सियल ऑर्बिटल्स dx² माइनस y² और dz², इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यहाँ पर। अगर इसको मैं x लिखूं, इसको y कोऑर्डिनेट करूं, तो इनके लोब क्या होते हैं, यहाँ पर लोब बिल्कुल एग्जैक्टली कहां पर, अलोंग द एक्सिस है ये। तो ये है dx² माइनस y²। जो यहाँ पर लोब बताता है ना, देखो यहाँ पर जो लोब ये बताता है, इट गिव्स आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जहां पर ये लोब होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी।
दूसरा है dz स्क्वायर। dz स्क्वायर में हम सिर्फ इसको z एक्सिस से असाइन कर रहे हैं और इस पे इस तरीके से लोब ये ओरिएंटेड है, बीच में ऐसा ही साइकिल होता है। तो ये दोनों के हैं। ईजी का मतलब होता है कि डबली डिजेनरेट। ऐसी फिर आगे नेक्स्ट जो यहाँ पर दूसरी कैटेगरी थी वह होती है नॉन एक्सियल। इसका जो एब्रिविएशन है T2G। T2G का यहाँ पर जो है फुल फॉर्म, ट्रिपली का मतलब है कि 3 होंगे और डिजेनरेट का मतलब होगा कि वहां पर इक्वल एनर्जी, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो इसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं। एक तो आता है DXY करते हैं। देखो सबसे इजी तरीका बनाने का कैसा है कि आप बस सिर्फ यहाँ पर x और y को ले लो बस। इसमें जो लोब होंगे आप यहाँ पे क्या होंगे, दीज आर द ऑर्बिटल्स हुज लोब्स आर लाइंग इन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। इन बिटवीन होंगे तो यार इनके बीच में होंगे ये, तो इसको हम कहेंगे DXY। ऐसे DYZ होगा तो y और z का हम यहाँ असाइन कर लेंगे इस तरीके से, तो इसको हम DYZ कहेंगे। और लास्ट है DZX। इसको z कर लो, इसको x कर लो। तो ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये हैं T2G के अंदर आते हैं। T2G क्योंकि CFT पढ़नी तो हमें मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं पहले उनके जो यहाँ पर कैटेगरी कितनी है वो जानना जरूरी है, ताकि फिर बाद में CFT का जो मेन बेसिस ये होता है कि उस पे लिगेंड्स जब अप्रोच करेगा मेटल की ओर तो जो वहां पर की जो 3 मेटल पे सबके सब देखो। अब CFT का जो यहाँ पर हम मेन बेसिस यही पढ़ रहे हैं, जो वहां पर डी ऑर्बिटल जो 5 के 5 पहले क्या थे, इनिशियली 3 मेटल पे डिजेनरेट थे। तो लिगेंड्स के आने से कहीं ना कहीं वहां पर 2 अपोजिट फोर्स वहां पे देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट जो फोर्स होगा वह होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, विच एग्जिस्ट्स बिटवीन दी अप्रोचिंग लिगेंड्स, नेगेटिव एंड ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स एंड द इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन दी डी ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन और जो नेगेटिव चार्ज के बीच होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। बट साइमल्टेनियसली वहां पर क्या होगा कि जो लिगेंड का नेगेटिव एंड होगा, मेटल का पॉजिटिव चार्ज होगा, उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ओवरऑल यहां पर जो CFT का बेसिस होगा वह ये है कि विद द अप्रोच ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल लाइन, द डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन गेट्स ब्रेक्ड। स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग होने से वहां पर क्या होगा कि 2 अलग अलग एनर्जी स्टेट में उनकी जो स्प्लिटिंग होगी, यही CFT का सबसे मेन बेसिस है। तो आज के लेक्चर पे हमने सिर्फ लिमिटेशंस ऑफ VBT और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ CFT पढ़ा है। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी CFT एज अप्लाइड फॉर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर पिनल कॉम्प्लेक्स। तो ये मेनली अभी जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए यूनिवर्सिटी से मिला है कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए था, तो इस पे अभी हम इसी मोड पे आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और किसी भी क्वेरीज के लिए आप वहां पे कमेंट जो सेक्शन पे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।